हेलो स्टूडेंट, बैक क्लास हमने आपको रिजल्टेंट और टू वेक्टर बताए थे। आज हम आप लोग को कुछ स्पेशल केस बताने जा रहे हैं रिजल्टेंट और टू वेक्टर में। जैसे मान लेते हैं कि आपको दो वेक्टर दिया हुआ है और उसको हमको डायरेक्ट फार्मूला लगा के अप्लाई करना है, तो सम स्पेशल पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आज बताने जा रहे हैं। some special point for resultant of two vectors। ये आज का टॉपिक हुआ। क्योंकि हम रिजल्टेंट और टू वेक्टर बात कर लिए थे, फार्मूला हमको पता है। आज हम इसमें सम स्पेशल पॉइंट बात करने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का स्पेशल पॉइंट क्या होगा। पहले देखिए, क्योंकि हम आपको बताए थे बैक क्लास में दिए थे कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो यह रिजल्टेंट वेक्टर का काम करता था। तो रिजल्टेंट वेक्टर होता था आर, और आर इक्वल टू होता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यह रिजल्टेंट का डायरेक्शन शो करता था। तो डायरेक्शन का वैल्यू था अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा। यह आपको डायरेक्शन बताता था, यही आपको ध्यान में रखना है। आज हम लोग इसी पे बात करने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो r होता था, r का वैल्यू वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता था। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि r का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो r का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और दिस इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। यह आपको हो गया। अब यहां से हम कुछ स्पेशल पॉइंट को बताने जा रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट बताने, मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ आर के मतलब हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब आपसे अगर कोई पूछता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो वह कैसे निकालिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि आर का जनरल वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। तो मैक्स और मिन वैल्यू जो आर का हम निकालते हैं वह फुल्ली कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा कब और दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक वेक्टर यह है और दूसरा वेक्टर यह है। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम सेम कर दे, तो उस केस में क्या होगा कि रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम खड़ा हैं और कोई आदमी हमको इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और कोई 30 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है। तो 30 न्यूटन के फोर्स इधर खींच रहा है तो हम इधर जाएंगे। लेकिन अगर वही फोर्स अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, इधर से 30 न्यूटन से खींच रहा है, 20 न्यूटन इधर से खींच रहा है, तो हमको नेट फोर्स 50 न्यूटन को मिल जा रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर दो फोर्स का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू हो, उसके लिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सेम होना चाहिए, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम हो तो उसका डायरेक्शन अपोजिट में होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करते हैं, तो ए वेक्टर जो डायरेक्शन में रहेगा वही डायरेक्शन बी वेक्टर का होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाता है 0। तो जब 0 होगा तो आर का वैल्यू जो हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर फार्मूला पर भी बात करेगा तो थीटा का वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हैं, तो यह फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और 2 कॉस 0 जो होगा 1 हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा। तो डायरेक्ट यह हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी a प्लस बी। यह जरूरी नहीं था कि इतना करने का, डायरेक्ट आप दोनों का डायरेक्शन सेम है तो अगर कोई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको सिंपली आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपको a प्लस बी होता है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अभी समझाए थे, क्योंकि हम बताए थे कि अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट मिनिमम हो जाता है। तो कहने के मतलब कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, ऊपर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, यही कोई पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वेक्टर बी है। एरो साइन यहां देना जरूरी उतना नहीं है क्योंकि आप डायरेक्शन पहले शो कर रहे हैं, तो एरो साइन न भी दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यह यहां पे थीटा जो हो जा रहा है 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल यहां पे जो हो रहा है 180 हो रहा है। तो इस केस में रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होता है। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो यहां से मिनिमम वैल्यू के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। अब देखिए कॉस 180 का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पे थीटा -1 होता है, ठीक है ना, यह है -1, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, -1 है। तो यह आपका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, डेट इक्वल टू रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू a माइनस बी। अब देखिए यह वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो हम निकालते हैं रूट से बाहर जब भी होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। इसका मतलब कि आपको दिमाग में यह फिट रखना पड़ेगा कि यहाँ पे a का वैल्यू b से बड़ा है। इसका मतलब यह हो गया कि मिनिमम वैल्यू निकालने में यही ध्यान रखना है कि जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसे छोटा मैग्नीट्यूड को घटाना है। जैसे मान लेते हैं कि एक 10 न्यूटन के फोर्स इधर है और एक 8 न्यूटन के फोर्स इधर है, तो इसका बोलेगा कि मिनिमम वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो ये नहीं कि 8 में से 10 को घटा दीजिएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, आपको साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो मिनिमम निकालने के लिए डायरेक्ट जो है ना, जो हाई मैग्नीट्यूड का है 10 - 8 न्यूटन, यानी कि यह 2 न्यूटन हो गया। मतलब कि 10 न्यूटन, अगर हमको 10 न्यूटन के फोर्स इधर से खींच रहा है, 8 न्यूटन के फोर्स इधर से खींच रहा है, तो हम इधर जाएंगे। यह दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो यह दोनों का रिजल्टेंट 2 न्यूटन का होगा, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। यही अगर मैक्सिमम की बात करता तो दोनों का सेम डायरेक्शन होता। तो यह हम आपको खाली वह साइन के चलते समझाए थे। हाँ, तो आपको फाइनली क्या करना है, हेंस दो वेक्टर का वैल्यू जो होता है, रिजल्टेंट का वैल्यू इसी के बीच में लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इसी के बीच में लाई करता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट a प्लस बी से ज्यादा हो जाए। जैसे मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तब बोलेगा कि द रिजल्टेंट वेक्टर में बी, द रिजल्टेंट वेक्टर में बी पहला हो गया आपको 4 न्यूटन, दूसरा हो गया 15 न्यूटन, तीसरा हो गया 20 न्यूटन, फोर्थ हो गया 2 न्यूटन। इस टाइप के आपको कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखिए एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। तो हम आपको हम बताए थे कि जो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में ही लाई करेगा। मे बी यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है। देखिए बहुत इंसिडेंट्स होता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिए हैं सर, एंगल देवे नहीं किए हैं,
तो एंगल देंगे तो फिर मे बी का कोई सिचुएशन नहीं होगा, मस्ट भी हो जाएगा कि एक फिक्स वैल्यू होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एंगल ना रहने के कारण रिजल्टेंट वेक्टर में भी हो सकता है, तो क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन जब करते हैं आप लोग तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू निकाल लेगा a माइनस बी। तो a में हो गया 10 और 5, तो 5 न्यूटन हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू निकालिएगा तो a प्लस बी, तो a प्लस बी जोड़िएगा तो 10 प्लस 5 यह हो गया 15 न्यूटन। इसका मतलब कि रिजल्टेंट का वैल्यू 5 और 15 के बीच में जितना ये वैल्यू होगा वो सब हो जाएगा। जैसे अब देखिए 4 न्यूटन देखिए 5 और 15 के बीच 4 न्यूटन नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी 4 न्यूटन नहीं हो सकता, ये नहीं आंसर होगा। 5 और 15 के बीच में है तो 15 है तो हो जाएगा 20, कभी भी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 15 ही हो सकता है, 20 नहीं हो सकता है। 2 न्यूटन फिर कम हो गया तो यह भी नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गया कि यह चारों ऑप्शन में आपका यह ऑप्शन सही होता है कि रिजल्टेंट 50 न्यूटन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है दो वेक्टर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करें फर्स्ट पॉइंट में। अब सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम आपको सेकेंड पॉइंट बात करने अब जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देखिए टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड के मतलब यह हो गया कि अगर एक वेक्टर ए है तो सपोज कीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड x है, तो दूसरा वेक्टर b है तो इसका भी मैग्नीट्यूड x है। इसी को बोलते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर नहीं है, इक्वल वेक्टर होने के लिए यार डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो वैल्यू में सेम है, इसी कारण से इसको बोलते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। और इसके बीच का एंगल हो गया थीटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट कितना लिखेंगे, तो डायरेक्ट यहां से R इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा। अब देखिए यहां पे a का वैल्यू कितना है x, तो s स्क्वायर ये भी हो गया s स्क्वायर और 2xx, तो s स्क्वायर तो यहीं के लिख देते हैं cos थीटा। अब देखिए यहां से हो गया s स्क्वायर तो 2s स्क्वायर, और यहां भी हो गया 2s स्क्वायर, और यह हो गया 1, यह हो गया cos थीटा। देखिए थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, यह हो गया s स्क्वायर को 2s स्क्वायर लिखें और 2xx को 2s स्क्वायर, एक cos थीटा हो गया। अब यहां से आपको साफ पता चल रहा है कि यहां पे हम 2s स्क्वायर के कॉमन ले लिए, तो यह बच गया 1 प्लस cos थीटा। और आपको पता है कि 1 प्लस cos थीटा को एक फॉर्मूला में मैथ का लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम लिख रहे हैं 2s स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले से तो आपको था ही 2s स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा को कितना लिखें 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला है मैथ का 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 का रूट हो गया 2, s स्क्वायर का x और cos स्क्वायर थीटा के दिस। तो देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि बार बार जो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे पुट करके बनाता है, और हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं उसमें डायरेक्ट ही पुट करिए, आपको रिजल्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिएगा 2x cos θ/2। डायरेक्शन के लिए बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। ऐसे तो हम पहले ही बताए थे कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो डायरेक्शन बीचों बीच जाता है। अगर इस बात को डिराइव करना हो तो फिर उसी फार्मूला से लिखेंगे tan अल्फा, तो यह हो गया b sin थीटा और a प्लस b cos थीटा। तो यहां पे b का वैल्यू है x sin थीटा अपॉन ये हो गया x प्लस x cos थीटा। x को कॉमन लेके काट दिए तो ऊपर बच गया sin थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस cos थीटा। sin थीटा को तोड़ सकते हैं। फिर एक फार्मूला यहाँ आ रहा है, देखिए दो फार्मूला मैथ में है जो अभी वेक्टर में यूज किए हैं हम। 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर θ/2 और sin थीटा को भी लिखा जाता है 2 sin θ/2 और cos θ/2। वेक्टर टॉपिक में मैथ का दो फार्मूला यूज हुआ है ट्रिगो का। तो sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 और cos θ/2 और 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर θ/2, मतलब कि 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहां से कट गया, cos से cos है वो कट गया, तो यहां बच गया ऊपर में sin θ/2 और नीचे हो गया cos θ/2 डेट इक्वल टू tan θ/2। तो आपको क्या निकला था यार, tan अल्फा इजकल टू tan θ/2। इसका मतलब यह हो गया कि अल्फा इजकल टू θ/2। तो हम आपको बताए थे कि अल्फा जो होता था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वह r होगा और एंगल जो है ना इक्वल एंगल पर भागता है, इक्वल एंगल पे भागता है। इसका वैल्यू कितना होगा रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो आप लिखिएगा इसका मतलब कि r का वैल्यू जो होता है रिजल्टेंट का वैल्यू 2x रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा एंगल हाफ पे चला जा रहा है और रिजल्टेंट का जो वैल्यू हो रहा है r इजकल टू 2x cos θ/2। यही वैल्यू लिखे हैं, देखिए 2x cos θ/2 रिजल्टेंट का वैल्यू है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। देखिए मान लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन के फोर्स इधर से कोई अप्लाई हो रहा है और एक 10 न्यूटन के फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। इसके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। तो आप बताइए कि यह बॉडी किधर मूव करेगा। ये प्लेन फोर्स है, दोनों प्लेन में फोर्स है, प्लेन में फोर्स है, यानी बोर्ड के प्लेन में, ऐसे आपके सरफेस के प्लेन में। तो डायरेक्ट यहां से रिजल्टेंट का वैल्यू लिखेंगे r इजकल टू 2x, तो 2x cos θ/2, तो 2x में हो गया 10 और cos थीटा, तो θ/2 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 10 और cos 30 √3/2, तो यह हो गया 10 √3 न्यूटन। और रिजल्टेंट बीचों बीच, मतलब कि यह जो एंगल आपका 60 डिग्री दिया है तो रिजल्टेंट जो फोर्स है यही आपको रिजल्टेंट फोर्स होगा 10 √3 न्यूटन, 10 √3 न्यूटन और डायरेक्शन जो होगा 30 डिग्री पे भाग रहा है। आई पूरा एंगल जो था 60 डिग्री था, यही रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर एक वेक्टर यह है, जैसे कोई पॉइंट है 10 न्यूटन के फोर्स इधर लगा और 10 न्यूटन के फोर्स इधर लग गया, तो डायरेक्ट यहां पे 90 डिग्री का है तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पर जाता है और ये रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 2x में 10 और cos 45 डिग्री, चूंकि यहां पे टोटल एंगल 90 डिग्री का है तो 90 मतलब कि cos θ/2 cos 45 1/√2
तो आपको डायरेक्ट आंसर हो गया 10√2 न्यूटन। देखिए कितना जल्दी बन जा रहा है, नहीं तो इसमें फार्मूला सेट करते रहिएगा। फार्मूला पे डायरेक्ट जो है ना, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, एकदम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो इसी कारण से ऐसा क्वेश्चन आप बहुत इजी वे से बना सकते हैं वेक्टर का क्वेश्चन, कुछ स्पेशल केस में। अब हम आपको एक और केस बता रहे हैं। तो इसमें समझे क्या कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो उसका डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखते हैं 2x cos θ/2, यही मास्टर फॉर्मूला हुआ। और एंगल जो होता है बीचों बीच जाता है, यही समझे। लेकिन यह फॉर्मूला 2x cos θ/2 लगाने के लिए यह सबसे बड़ा जरूरी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सेम होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं। इक्वल वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, लास्ट क्लास में जो है ना बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें बहुत सारा वेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि ऐसे जी के लिए टाइप्स ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जी के लिए मेनली इंपॉर्टेंस ही रखता है कि हाउ टू सॉल्व द जी प्रॉब्लम इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो आप कुछ पॉइंट को अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फार्मूला लगाने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। जैसे और भी टॉपिक में हम आपको बहुत सारा ट्रिक बताएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और बता देते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट कितना लिखेंगे। हाँ तो देखिए हम आपको तीसरा पॉइंट में बताने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर में हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। जैसे रिजल्टेंट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया। इसको हम यहां वेक्टर का साइन नहीं दिए हैं क्योंकि डायरेक्शन फिक्स कर दिए हैं। तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो आप तो मेन फार्मूला जानते हैं a² b² और 2ab cos θ। तो √a² b² और 2ab cos 90, क्योंकि वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म जो बन जाएगा वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा √a² प्लस b²। ऐसा ना समझिएगा कि 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से डिवाइड नहीं है, अनडिफाइंड नहीं हम बना रहे हैं। हम बता रहे हैं कि 2ab cos 90 का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो। क्योंकि यहां पे हो रहा है cos 90 = 0 होने के कारण। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उसका डायरेक्ट रिजल्टेंट इतना लिख सकते हैं। और एंगल के लिए बात करेंगे तो tan अल्फा b sin θ और a प्लस b cos θ। तो देखिए b का वैल्यू है b sin 90 और a प्लस b cos 90। तो यह हो जाएगा b/a। क्योंकि sin 90 1 हो गया तो b हो गया, cos 90 0 हो गया तो नीचे खाली a बचा। यानी कि अल्फा = tan इनवर्स b/a। यह हो गया आपको डायरेक्शन हो गया। मतलब बता रहा है कि यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो गया √a² प्लस b² और एंगल हो गया अल्फा। जहां पर अल्फा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स b/a। अब इस पर एगो क्वेश्चन देखिए। मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर है और इधर आपको लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। तो बोला है कि बताइए कि रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ 90 है तो 90 पे रिजल्टेंट बना देगा और रिजल्टेंट वैल्यू डायरेक्ट लिख देगा √5² प्लस 6²। इतना न्यूटन आपका रिजल्टेंट होगा। एंगल निकालना होगा तो tan अल्फा b, तो b में जिसके साथ एंगल लेते हैं वो ये होता है, याद रखिएगा। ये वेक्टर होता है और यह आपका b वेक्टर होता है। तो b/a तो 6/5
तो अल्फा इजकल टू हो गया tan इनवर्स 6/5। जो वैल्यू अननोन, जैसे कि कुछ वैल्यू के लिए आप रिजल्ट जानते हैं, कुछ वैल्यू को डायरेक्ट लिख के छोड़ देना है इनवर्स के रूप में। मान लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एक कोई पॉइंट है, इधर आपको 7 न्यूटन के फोर्स लग रहा है, इधर आपको 3 न्यूटन के फोर्स लग रहा है, इधर आपको 5 न्यूटन के फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन के फोर्स लग रहा है, और इधर अगर 2 न्यूटन के फोर्स लग रहा है, तो बोला है कि बताइए कि रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यह दोनों एक लाइन पे पड़ रहा है, तो बताए थे कि अगर एक लाइन पे फोर्स है तो उसका दोनों का वैल्यू होता है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो a माइनस बी। तो 7 में से 3 को घटा लीजिए, तो यह हो गया 4 न्यूटन, और यह हो गया 3 न्यूटन और 2 न्यूटन एक लाइन पे है, तो 3 और 2 का रिजल्टेंट हो गया 5 और 2 का रिजल्टेंट हो गया 3 न्यूटन। तो इसका मतलब कि 7 और 3 का रिजल्टेंट हो गया 4 न्यूटन, 5 और 2 का रिजल्टेंट हो गया 3 न्यूटन। तो यह दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, √3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो √, यह हो गया 5 न्यूटन। और एंगल tan थीटा y/x, क्योंकि बताए थे tan अल्फा b, तो b में हो गया 3/4, यानी अल्फा इजकल टू 37 डिग्री। तो यह 37 डिग्री पे जा रहा है। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन बन रहा है। यह सब क्वेश्चन स्टूडेंट जो है ना बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, जो कि हम डायरेक्ट आपको आंसर लिख के बता रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक वेक्टर इधर है, यह है 10 न्यूटन का, एक वेक्टर इधर है 2 न्यूटन का, एक वेक्टर इधर है 12 न्यूटन का, और एक वेक्टर इधर है 6 न्यूटन का। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों लाइन पर है ना, तो लाइन का रिजल्टेंट a माइनस बी, तो यह हो गया 8 न्यूटन, ओके। यह हो गया 12 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो ये लाइन पर भी है, तो यह दोनों का रिजल्टेंट हो गया इधर 6 न्यूटन। अब यह दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट अब निकाल लीजिए। तो √a² प्लस b², तो 64 प्लस 36 √10, तो √100, 100 का हो गया 10 न्यूटन। और मान लेते हैं यह एंगल निकालता है, तो यह एंगल हो जाएगा, देखिए यह एंगल के लिए यह b का काम करता है और a का काम करता है, तो 6/8 माने 6/8 3/4, तो यहाँ भी 37 डिग्री होगा। तो हमने आपको आज बताएं कि कुछ स्पेशल केस डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने का तरीका। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चन और कराएंगे और बहुत अच्छे ट्रिक अगला क्लास बताएंगे। ओके बाय।